नमस्कार, आप देख रहे हैं अपूर्व उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देहरादून के बन्नू स्कूल में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश के कई राज्यों में बीजेपी अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के देहरादून में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 9 सालों का कालखंड रहा है और इन कालखंड में जहां भारत के अंदर गरीब कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं पीएम मोदी के कार्यकाल में चलाई गई है। उन्होंने कहा इस प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। 9 सालों का जो कालखंड रहा है, इन 9 सालों के कालखंड में जहां भारत के अंदर गरीब कल्याण के लिए, यानी कि जो गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कालखंड में प्रारंभ हुई हैं, उन सभी को ये जो आज यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का काम होगा। क्योंकि यथार्थ में अगर हम देखें 2014 और 2014 के बाद से लेकर 9 सालों में जितने काम हुए हैं वो आज़ादी के जितने कालखंड हैं उससे कई गुना ज़्यादा हुए हैं हर क्षेत्र में। और इन 9 सालों में भारत की वैश्विक पहचान बढ़ी है, भारत का मान सम्मान बढ़ा है, हर भारतवासी का गौरव बढ़ा है। और हालिया माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विदेशों का दौरा था, उस दौरे में एक बात पूरी तरह से सिद्ध हो गई कि आज भारत दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वागत हो रहा है वो उनके स्वागत के साथ साथ हर एक भारतवासी का स्वागत है। निश्चित रूप से जन जन तक ये आवाज़ पहुँचे, जन जन तक ये अभियान पहुँचे, इसके लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से जो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोर शोर से चल रही है। चारों धामों में भारी तादाद में तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में बार बार मौसम खराब होने से तीर्थयात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी तीर्थयात्री मौसम को देखकर ही आगे की यात्रा करें, क्योंकि अगर उनको दिक्कत होगी तो हमको भी होगी। सभी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि मौसम, चूँकि बीच बीच में बर्फबारी भी हो रही है, भारी बरसात हो रही है, मौसम की ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर लें। और मौसम अगर कहीं खराब हो रहा है तो यात्रा तभी अपनी प्रारंभ करें जब मौसम ठीक हो जाए। अन्यथा कहीं भी अगर किसी को परेशानी होगी तो निश्चित रूप से हम प्रदेश के अंदर यात्रा को संचालन कर रहे हैं तो हम लोग भी परेशान होंगे। और हमारा उद्देश्य है कि कोई भी यात्री, कोई भी श्रद्धालु उसको इस यात्रा में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सर, निवेश बढ़ाने को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनहित में तमाम फैसले लिए गए। सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्ताव पारित किए गए। विकास प्राधिकरण में नक्शा पास करने के लिए संविदा पर स्टाफ रखने, आवास विभाग में भू संपदा नियमावली में संशोधन, नवीन चक्रता टाउनशिप बनाने को मंजूरी समेत कुल 13 प्रस्ताव पारित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट में सचिवालय की वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। वही मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर पर कॉरिडोर, व्यावसायिक जो कॉरिडोर बनाने की योजना प्रारंभ की है, उस योजना में अमृता कोलकाता कॉरिडोर के अंतर्गत हमारे यहाँ पर खुरपिया फॉर्म में 1000 एकड़ जमीन इस कॉरिडोर के लिए हमने उसको हस्तांतरित कर दी है कॉरिडोर बनाने के लिए।
जल्दी ही 410 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार से मिलेगी और इस कॉरिडोर के बनने से लगभग 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पर रोजगार स्थापित होगा और इतना निवेश होगा। इसके साथ साथ 20,000 लोगों को। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने आज समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से अब राज्य भर में इंटर पास विद्यार्थियों को महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में नामांकन करवाने में आसानी होगी। राज्य सरकार के अधीन 6 विश्वविद्यालयों और 119 कैंपस को इस पोर्टल से जोड़ा गया है। इस पोर्टल के आ जाने से अलग अलग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाओं और आवेदनों से विद्यार्थियों को निजात मिलेगी। इस पोर्टल में पंजीकरण आज से प्रारंभ हो चुका है। नामांकन की अंतिम तिथि 24 जून तक है। मैं सबसे पहले तो शिक्षा विभाग को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज का दिन उच्च शिक्षा के लिए समर्पित है। आज ही कैबिनेट में उच्च शिक्षा के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वो अभी चीफ सेक्रेटरी ने हमको बता दिए होंगे आप लोगों को। दूसरा, मैं 3 खुशखबरी सुनाना चाहता हूं आपको। पहली खुशखबरी ये है कि भारत सरकार का टारगेट है कि 2030 तक जो बच्चे इंटरमीडिएट करते हैं 50% बच्चे भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का टारगेट भारत सरकार ने NEP 2020 में रखा है। और खुशखबरी यह है कि उत्तराखंड जो है इस टारगेट को 2025 से पहले पा लेगा। अभी हमारे राज्य में 46% से ज़्यादा बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जनजाति के बच्चे 52% उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लड़कियां हमारे राज्य में 47% उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अनुसूचित जाति के बच्चे भी हमारे राज्य में 42% से ज़्यादा उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो हम तमिलनाडु से भी आगे हैं। देश का पहला राज्य है जहाँ की ये सारे मानक जो है देश के मानकों से ऊपर है। दूसरा, हमने कहा था कि हम अपने प्रदेश में एक प्रवेश कराएंगे, एक चुनाव कराएंगे, एक परीक्षा कराएंगे, एक परिणाम होगा और एक दीक्षांत होगा। तो इस ओर हम आगे निकल चुके हैं। आज पहली कड़ी हमारे राज्य में जुड़ गई है कि पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं, गवर्नमेंट विश्वविद्यालय हैं और हमारे डिग्री कॉलेज हैं। क्षेत्रीय विधायक तथा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण का कालागढ़ पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक तथा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण जनपद पौड़ी की कालागढ़ शहर पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय कॉलोनी स्थित प्राचीन हनुमान तथा शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं इस मौके पर उन्होंने कालागढ़ में आयोजित शिविर में जनता की शिकायतें भी सुनी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने 24 लोगों को आर्थिक सहायता के लिए चेक भी वितरित किए। कालागढ़ में SDM के लेवल के जितने अफसर हैं उनको यहाँ बुलाया गया है और एक बहुउद्देशीय शिविर कह सकते हैं या जनता दरबार कह सकते हैं कालागढ़ में लगवाया गया है। बहुत सी समस्याएं जनता की यहाँ पर थी। हर एक विभाग को लेकर कुछ ना कुछ समस्या थी और जैसे आप सभी जानते हैं थोड़ा मुश्किल होता है कालागढ़ से कोटद्वार तक अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचना। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि हर एक विभाग को, चाहे वो समाज कल्याण हो, PWD हो, सिंचाई हो, पानी हो, हेल्थ का हो, शिक्षा का हो, हम सभी को लेकर अफसरान को लेकर यहाँ पहुँचे हैं और मुझे लगता है कि कुछ हद तक आज हम प्रयास करेंगे कि लोगों की परेशानियों का निवारण कर पाए और अगर कुछ नहीं हो पाते हैं तो निश्चित तौर पर निर्देशित किया जाएगा अफसरों को कि इनके कोटद्वार में अगर ये लोग पहुँचते हैं तो जल्द से जल्द।
बीजेपी आज केंद्र सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर खुशी जता रही है, लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो इस समय युवाओं के पास नौकरी नहीं है। बेरोजगारी का आलम चरम पर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल के दौरान रोजगार का ब्यौरा जनता के सामने रखे। कहना चाहूंगा, कांग्रेस अपने कार्यकाल के रोजगार का चिट्ठा तो रखे। आज केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक जितनी नियुक्तियां छोटे राज्य के होने के बावजूद जो नियुक्तियां दी गई हैं, चाहे आर्मी में हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, केंद्र सरकार के मंत्री आ रहे हैं नियुक्ति प्रमाण पत्र देने के राज्य के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट की नियुक्ति के पारदर्शी नियुक्तियों का प्लेटफॉर्म उत्तराखंड में तैयार हुआ है। जितनी नियुक्तियां हमने दी हैं इन आप तो 6 सालों के राज्य के अंदर, उसकी तुलना कांग्रेस सरकारों की तुलना कर लो। कांग्रेस भी 10 साल रही है, अगर उसमें कहीं हम पीछे तो चर्चा करें। प्रश्न ये है कि कांग्रेस का इशू बचे नहीं है, मुद्दे बचे नहीं है। मैंने कहा ना, जितने प्रश्न करें, 900 प्रश्न करें, उन प्रश्नों का उत्तर जनता ने। भीमताल विधानसभा क्षेत्र में निर्माण कार्यों में विकास प्राधिकरण के नियम में बदलाव को लेकर भीमताल विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने कुमाऊं कमिश्नर से मुलाकात की और अपनी बातें रखी। वही जनप्रतिनिधियों ने बताया कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र में विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 60 मीटर की अनुमति दी गई है। वही एग्रीकल्चर भूमि आबादी क्षेत्र में आने के बाद भी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिसके कारण स्थानीय युवा अपने ही जमीनों पर रोजगार के लिए होम स्टे नहीं बना पा रहे हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही लोगों ने इस मामले को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से गुहार लगाई। भीमताल में प्राधिकरण जो है, अगर हमारे स्थानीय लोग, वहाँ के जो स्थानीय युवा है या स्थानीय जो भी कोई बाहर से कोई फौज से आ रहा है या कोई भी आ रहा है, तो अपना मकान नहीं बना सकता है। वो मकान बनाने में दिक्कत है। कहते हैं कि एग्रीकल्चर भूमि है और आपके कोई भी जोन बनाए हुए हैं, और मास्टर प्लान, हमारा मास्टर प्लान 12 साल से हम ये सुन रहे हैं कि नया मास्टर प्लान आना जल्दी आएगा, लेकिन ना मास्टर प्लान आ पा रहा है। चलो हम कह रहे हैं मास्टर प्लान जब भी आ रहा है, उससे पहले जो ये जो रोक लगी है, ये रोक हटनी, जो 60 स्क्वायर मीटर में मकान बने, उसकी भी परमिशन नहीं दी जा रही है। और वो गाँव का किसान और गाँव का जो ग्रामीण है, वो अपनी ज़मीन में अगर मकान नहीं बनाएगा तो बनाएगा कहाँ। ये हम आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी से मिलने आए हैं और हम इनसे आग्रह कर रहे हैं कि साहब इसमें जो भी सरलता और नियमों के अनुसार इसमें परमिशन और दी जाए, और ताकि गरीब किसान अपना मकान, अपना आशियाना बना सके। सबसे अहम मुद्दा क्या है, हमारी कोई भी सरकार है, सरकारें कहती है आप होम स्टे बनाइए, आप पहाड़ों में युवाओं को रोजगार दीजिए। अब एक युवा होम स्टे अगर बनाएगा, उस होम स्टे की परमिशन ही नहीं मिलेगी, उसे प्राधिकरण बंद कर देगा, सील कर देगा, तो कहाँ से युवा रोजगार पाएगा, कहाँ से हो पाएगा, ये कुछ समझ। देखिए, उसमें 2 डिमांड्स वहाँ के लोगों की है। एक तो जो मौजूदा मास्टर प्लान है, उसमें व्यवस्था ये है कि जो आपका कृषि क्षेत्र है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें अगर कोई आबादी में है, आबादी में दर्ज है, या फिर आबादी का रूप उस जगह ने ले लिया है, तो 60 स्क्वायर मीटर्स तक की परमिशन है कि वो उतना घर बना सकते हैं। एक तो वो लोग उसमें छूट चाह रहे हैं। दूसरा, उनका ये कहना है कि जो आबादी लैंड के सर्टिफिकेट पटवारी दे रहे हैं, उसको प्राधिकरण नहीं मान रहा है, उसको दिखवाया जाएगा। और तीसरा, इनका ये कहना था कि कुछ एग्जिस्टिंग मास्टर प्लान में लैंड यूज़ में कुछ लैंड एजुकेशन के लिए रिजर्व्ड है, कुछ लैंड स्पोर्ट्स के लिए रिजर्व्ड है, जो कि इम्प्रैक्टिकल अभी हो गई है क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे बन गई हैं। तो उसको जब हमारा जो वर्तमान मास्टर प्लान प्रपोज्ड है, उसमें इन आपत्तियों। आए दिन कांग्रेस में कभी गुटबाजी तो कभी बयानबाजी की खबरें आती रही है। वही कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए इन तमाम गतिविधियों पर विराम लगा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि इस समय कांग्रेस के बीच में कोई गुटबाजी या फिर कोई ऐसी बात नहीं है। वही प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति पर बोलते हुए जोशी ने कहा कि पीसीसी का गठन हो चुका है, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एआईसीसी के प्रदेश के कार्यकारिणी की सूची सौंप दी है। जल्दी आने वाले दिनों में प्रदेश पदाधिकारियों की सूची भी फाइनल हो जाएगी। नहीं, पूरी एकजुटता है कांग्रेस में। बताइए कहाँ पर कोई गड़बड़ है तो ये बता दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ तक संगठन विस्तार की बात है, हम लगातार विस्तार कर रहे हैं। पीसीसी का गठन हो गया है, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है, और प्रदेश के पदाधिकारियों की नियुक्तियाँ होनी हैं। मैं समझता हूँ जल्दी ही माननीय अध्यक्ष जी ने अपनी कार्यकारिणी एआईसीसी में सबमिट कर दी है, प्रभारी जी को दे दी है। मैं समझता हूँ कि जल्दी ही 15-20 दिन के अंदर जो प्रदेश की
देश और दुनिया में प्रसिद्ध उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम के कठिन चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ चारों धामों में देखने को मिल रही है। आलम यह है कि मई महीने में ही अब तक 38 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करा लिया है। सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालु करा रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या केदारनाथ में क्षमता से अधिक हो गई है। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने 3 जून तक नए पंजीकरण पर रोक लगा दी है। लगातार पंजीकरण की सुविधा बंद होने से चारधाम यात्रा से जुड़े व्यवसायी और होटल कारोबारियों को व्यापार में नुकसान हो रहा है। इन सब के बीच बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार से चारधाम यात्रा को व्यक्तिगत संचालित करने के लिए केंद्र से कुंभ की तर्ज पर राज्य को बजट दिए जाने की मांग की है। देखिए, आप जानते हैं कि इस वर्ष मौसम लगातार प्रतिकूल बना हुआ है। लगातार धामों में वर्षा हो रही है, भारी बर्फबारी हो रही है। खास करके केदारनाथ धाम की हम बात करें तो काफ़ी मात्रा में वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। पैदल मार्ग पर भी कई बार वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। इसके कारण श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतें भी उठानी पड़ रही हैं। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से यात्रियों की सुविधाओं को लेकर के जितने भी प्रयास हो सकते हैं किए जा रहे हैं और उनकी यात्रा सुखद रहे, उनको सरल और सुगम तरीके से दर्शन हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयत्न। देखिए, विषय यही है कि चारधाम यात्रा में यात्री लगातार बढ़ रहे हैं और मेरा ये भी मानना है कि आने वाले समय में लगभग 1 करोड़ यात्री यहाँ पर पर्यटक हो, चाहे वो तीर्थाटन के लिए आए, यहाँ पर आएगा। तो छोटा प्रदेश है, संसाधनों की कमी रहती है, तो उतने लोगों की अवस्थापना सुविधाएं जुटा पाना काफ़ी मुश्किल रहेगा। जब नीति आयोग की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री ने सारे विषय रखे हैं और मुझे बताते खुशी जो भी प्रस्ताव मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र सरकार को भेजे जाते हैं उन सब सुझावों को केंद्र सरकार मानती है और उसका इम्प्लीमेंट उत्तराखंड में होता है। क्या आपको लगता है जरूरत है इस तरीके की व्यवस्थाएं? जिससे मैंने कहा यात्रा बढ़ रही है तो जो भी आवश्यकता रहेगी उसकी पूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री प्रयास करेंगे। राज्य स्तर पर क्या होता है, केंद्र से क्या सहयोग की अपेक्षाएं हैं, वो सब। अभी नंदा राज जात का मेला होगा तो नंदा राज जात की व्यापक हमारी उत्तराखंड की बहुत बड़ी जात होती है, यात्रा होती है, तो उसमें राज्य सरकार सब प्रकार का सहयोग करती है। जहाँ केंद्र के सहयोग की अपेक्षा होती है केंद्र सहयोग लिया जाता है और मैं कह सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के हर प्रकार के। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने इस बयान में कहा है कि हमें बीजेपी से डर नहीं लगता बल्कि अपने ही नेताओं से डर लगता है क्योंकि वे छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज हो जाते हैं। वही इस बयान के बाद राजनीति शुरू हो गई और इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बीजेपी से डरती है क्योंकि उनके नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे कांग्रेस को डरा सके। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब देगी। बिल्कुल अपने नेताओं से डरते नहीं है, वो बीजेपी से ही डरते हैं। उनके नेताओं के अंदर इतना कुब्बती नहीं कि अपने नेताओं को डरा सके। हर नेता एक दूसरे के प्रति जो उनका भाव रहता है वो सार्वजनिक होता है, उसका एक भय अलग पक्ष का हो सकता है, लेकिन भय केवल बीजेपी से कांग्रेस को है। और भय हो भी क्यों ना, कि हमारे कार्यक्रमों का ही आधार, हमारे द्वारा किए गए कार्य ही उनके राजनीतिक मुद्दे बनते हैं। आश्चर्य की बात है, 9 प्रश्न पूछने वाली कांग्रेस को हर वर्ष प्रश्न पूछकर जनता ही जवाब देती है। और आने वाले जून में प्रस्तावित G20 के तीसरे कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारी फिर से हरकत में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि PWD सचिव पंकज पांडे ने त्रिवेणी घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द घाट की मरम्मत और सौंदर्यीकरण से संबंधित प्रस्ताव और बजट बनाकर भेजने के निर्देश दिए। पंकज पांडे ने बताया कि G20 का तीसरा कार्यक्रम ऋषिकेश क्षेत्र में प्रस्तावित है। तीसरे कार्यक्रम के तहत नगर निगम की मेयर अनीता ममगाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर विदेशी डेलीगेट्स को त्रिवेणी घाट पर आरती कराने का निवेदन किया था। इसलिए राज्य सरकार ने त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती होने की संभावना को देखते हुए व्यवस्था बनानी शुरू कर दी है। फिलहाल घाट की मरम्मत, सड़कों के डामरीकरण के साथ त्रिवेणी घाट के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव और बजट बनाकर मुख्यालय को भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। जानते
जानते हैं G20 की यहाँ पे बैठकें हो रही हैं, 2 बैठक हो चुकी है, तीसरी बैठक नरेंद्र नगर में जून के आखिरी सप्ताह में प्रस्तावित है। इसमें ऋषिकेश नहीं शामिल किया गया था, तो जो यहाँ के नगर निगम की महापौर हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था। वो पत्र हम लोग को यहाँ से प्राप्त हुआ, उसके बाद हम लोगों ने इस पर विचार किया यहाँ पे आके, और मैं स्वयं यहाँ पे आके देख रहा हूँ, तो यहाँ पे संभावना बन रही है। तो हम लोग इसको भारत सरकार से एक बार परमिशन लेनी होगी हमको, क्योंकि वहाँ पे पहले से परमार्थ निकेतन पे डिसाइडेड है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि ऋषिकेश में भी एक प्रोग्राम हो और इस क्षेत्र का भी जो सौंदर्यीकरण या बाकी जो कार्य किया जाना है, जैसे सड़क पे जो काम किया जाना है या घाट पे करना है, और नगर निगम क्षेत्र में जो भी काम किया जाना है, उस पर मैंने अभी निर्देश दिया है सभी विभागों को, वो अपना अपना एस्टिमेट बना लें और जो भी कार्य किए जाने हैं 15 दिन के अंदर उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए पूरी अपनी व्यवस्था करें। लेकिन जब यहाँ पर जो घाट की स्थिति है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, काफ़ी ख़राब चल रही है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, हम लोगों ने अभी परमार्थ के पास में भी काम वहाँ पर कराया था, लक्ष्मण झूला साइड में, पौड़ी जिले की तरफ जो पोर्शन है उसमें भी, और जो टिहरी की तरफ पड़ता है मुनि की रेती वाला साइड, उस पर भी काफ़ी काम कराया गया है। तो जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी वो किया जाएगा। घाट का रिपेयर किया जाना है या सड़क पे कोई काम किया जाना, तो वो हम लोग 15 दिन में कर सकते हैं। पहले तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ हृदय की गहराइयों से, और कोटि कोटि नमन करती हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो कि मैंने फरवरी में जो पत्र मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा था, और मैं इस चीज़ को लेके बड़ी गदगद हूँ कि इतने व्यस्ततम समय में, जो कि इतने व्यस्त रहते हैं, और उन्होंने मेरे पत्र का संज्ञान लिया। उस पत्र का संज्ञान लेते हुए जिस प्रकार से कि आज यहाँ पर हमारे अधिकारी पूरे त्रिवेणी घाट का यहाँ पर निरीक्षण करके गए हैं, और उन्होंने बताया कि 15 दिन पहले उनको निर्देश हो गए थे कि उस पत्र का संज्ञान लेते हुए त्रिवेणी घाट पे भी G20। उत्तराखंड के हरिद्वार से खबर है, जहां डीएम विनीत तोमर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त घोषणाओं के कार्यों का निस्तारण समयबद्धता के साथ करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, साथ ही जो समय अवधि निर्धारित की गई है उसी के अंतर्गत सभी विकास काम किए जाए। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। तो कुछ विभागों द्वारा प्रगति काफ़ी अच्छी पाई गई है, और कुछ विभागों द्वारा ऐसा भी देखा गया है कि कुछ स्कीम हमारी 2017 से पेंडिंग चल रही है, और जिसमें शायद अभी इस स्तर से भी कार्रवाई नहीं हो पाई है कि एस्टिमेट बन पाएँ। तो उसकी समीक्षा की गई। उसमें कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें वन भूमि हस्तांतरण के मामले हैं, उसमें त्वरित गति लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें 1-2 साल हो गए हैं लेकिन DPR नहीं बन पाई है और अभी जिला स्तर से ही कार्रवाई अपेक्षित है, तो उसमें संबंधित विभाग को तत्काल निर्देश दिया कि अगले 20 दिन में वो अपनी DPR एस्टिमेट बनाकर प्रस्तुत करेंगे विभागों को। और वन भूमि के मामले हमने काफ़ी देखे हैं जिसमें पेंडेंसी है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री घोषणाएं आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो निर्देशित किया है कि आगामी 1 सप्ताह के अंदर वन भूमि। देहरादून की महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि शहर वासियों को 2 नए अलग अलग साइकिल ट्रैक की सौगात मिलने वाली है। राजपुर एवं रेस कोर्स में साइकिल ट्रैक बनाने के लिए तैयारी है। इसके लिए DPR तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलते ही 8 करोड़ की लागत से इन 2 ट्रैक और फुटपाथ का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। शहर की ज़्यादातर सड़कों पर ट्रैफिक का अत्यधिक दबाव रहने के कारण साइकिल सवारों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सुबह शाम फिटनेस के लिहाज से भी शहरवासी साइकिलिंग के लिए घरों से निकलते हैं, लेकिन वाहनों की भागम भाग में हादसों का खतरा बना होता है। इसको देखते हुए नगर निगम ने 2 साइकिल ट्रैक और फुटपाथ का निर्माण की योजना बनाई है। महापौर सुनील उनियाल गामा ने इसकी जानकारी दी। देखिए, परेड ग्राउंड, राजपुर रोड और रेस कोर्स में साइकिल का ट्रैक बना है। बहुत जल्दी जो है इसका जो है ट्रैक भी बनेगा, और बहुत जल्दी जो है साइकिलिंग के लिए, क्योंकि अगर अपने आप को फिट करना है, प्रदूषण से मुक्त करना है, तो ये सब चीज़ें जो है हमें धीरे धीरे लानी पड़ेगी अपनी दिनचर्या में। और दिनचर्या में जो है इसकी शुरुआत मुझे लगता है कि यहाँ से होगी। तो ये हमारे को जो गाड़ी में चलने की आदत है, 2 व्हीलर में चलने की आदत है, तो इस साइकिलों से हम चलेंगे। थोड़ी दिक्कत हमारे शहर में ये है कि ट्रैफिक जो है बड़ी समस्या है, और ट्रैफिक के लिए हमारे पास सड़कें भी उतनी नहीं है। इसलिए जो है
साइकिल का ट्रैक अगर मुझे लगता है कि शहर के हर जगह बन जाएगा तो अधिकतर लोग चाहते हैं कि आज अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, अपने आप को जो है ये सब चीज़ों से जो है प्रदूषण से लेकर सब चीज़ों से बचना चाहते हैं और लोग जो है इसकी चिंता भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि साइकिल के ट्रैक ट्रायल बेसिस पे ये 2-3 जगह बनेंगे तो इससे जो है हमारा शहर का वातावरण भी ठीक होगा और लोगों को जो है साइकिल के प्रति, अपने सेहत के प्रति, अपने आप को फिट रखने के प्रति। बाजपुर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग को भगाने के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को मुरादाबाद बस अड्डे से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नाबालिग को भगाने के आरोप में 30 माह से फरार चल रहे आरोपी को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मुरादाबाद बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान मौके पर पुलिस ने आरोपी युवक के पास से लड़की को भी बरामद किया है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने घटना की जानकारी दी। 2020 में एक नाबालिग लड़की को भगाने से संबंधित ये 363 आईपीसी में ये थाना बाजपुर में अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें विवेचक के द्वारा जो है काफी कोशिश की थी उस समय इसको ढूंढ खोज करने के लिए, लेकिन इसका कहीं पता नहीं चला। इसके ये सद्दाम है इसका नाम जो अभियुक्त है, तो इसका भाई एक सलमान था, उसने भी इस लड़की को भगाने में इसका सहयोग किया था, जिस कारण से उसको उस समय जो है अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया था। इस अभियुक्त के खिलाफ इसके घर पर 82-83 की कार्रवाई भी की थी और काफी प्रयास किया गया था, लेकिन अब उत्तराखंड के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनवी न्यूज। नमस्कार।